कल जो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स ऑफ टाइप, नंबर के प्रकार, उसी का रिवीजन करते हुए आज उससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चंस उसको करेंगे। तो उसको करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 से, 1 से लेकर जहां तक हम गिन सकते हैं। उसके बाद उसी में आर्यभट्ट महोदय ने 0 दे दिया था, और 0 को जब शामिल कर लिए थे प्राकृतिक संख्या में तो क्या हो गई थी, पूर्ण संख्या हो गई थी, और उसे होल नंबर कहने लगे। होल नंबर के बाद माइनस में काउंटिंग शुरू हुई, और नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को ऐड करके उसी में माइनस वाले जितने भी संख्याएं हैं, -1 -2 -3 जहां तक काउंट कर सकते हैं, उनको क्या नाम दे दिया गया, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद आती है बात परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, इन सभी इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं, और ये जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे q = नॉट 0, q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 का मतलब हमारा हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बाद हमने इन सब से एक अलग नंबर पढ़ा था, अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के फॉर्म में मतलब बटे के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √72, पाई, √8/23। अब आप कहेंगे ये तो p/q के फॉर्म में है, तो इसे हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। ये p/q के फॉर्म में है, इसके ऊपर रूट लगा है, ये पूरा एक नंबर है, और इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन है, यदि a और b कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे सर a और b प्राकृतिक संख्या है, ऐसी संख्याएं तो आपने पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ रखा होगा एक संख्या होती है चर, एक अचर होती है, चर संख्या और अचर संख्या। चर और अचर क्या होता है, चर ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। अच्छा, ऐसी कोई संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। हम ऐसी संख्या जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसको मान लेते हैं x, y या a या फलाना या धमाका, ठीक है। तो फलाना धमाका का कोई नाम होता है ना, होता है। इसी तरह इस भी संख्याओं का कोई मान होता है जो कि हमें मालूम नहीं होता है, और वो बाद में डिसाइड होता है कि इस संख्या का मान क्या है। ऐसी संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें दे दिया है a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, 1 से लेकर जहां तक हम गिन सकते हैं। तो इसमें 1 से लेकर जहां तक हम गिन सकते हैं कोई भी वैल्यू a की हो सकती है, और उसको छोड़कर 1 से लेकर जहां तक हम गिन सकते हैं कोई भी वैल्यू b की हो सकती है या वही हो सकती है। समझ में आई बात? देखिए फिर से समझिए, चर संख्याएं और अचर संख्याएं। चर संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे मान हमें उसका मान के बारे में मालूम ही नहीं रहता, उसका नाम हमें नहीं मालूम रहता, तो हम x, y, z, a, b, c कुछ भी मान लेते हैं, और उसके बाद जब उसकी वैल्यू पता चल जाती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इनका मान चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब दूसरा आता है अचर संख्या। अचर संख्याएं वही संख्याएं होती जिनका मान फिक्स होता है, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और इसे वेरिएबल कहते हैं। चर को वेरिएबल बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 5, 6, 200 ये सब क्या हैं,
अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर, इनके मान में कोई चेंज नहीं है। इसका नाम आपको मालूम है, क्या नाम है, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम है, इसलिए फलाना ढिमका कहते हैं। तो उसी तरह इसका भी यूज किया जाता है नंबर में जिसका मान हमें नहीं मालूम होता है। अब इन्होंने ऐसा कहकर सबकी पूरे प्राकृतिक संख्या की बात कर दी है। आई बात समझ में? तो अब इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है ए और बी कोई प्राकृतिक संख्या है तो क्या ए प्लस बी एक प्राकृतिक संख्या होगी या नहीं होगी। चलिए अब इसको चेक करने के लिए हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं ए बराबर हमने 1 ले लिया और बी बराबर हमने ले लिया 3, ठीक है। अब इस तरह से आप जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ए बराबर आप 5 भी ले सकते हैं, बी बराबर 6 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फलाना ढिमका कर दिया गया है, एक चर संख्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कंडीशन है। तो क्या ए और बी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? तो जोड़ लेते हैं 1 + 3, तो क्या आ गया, क्या आ गया, आ गया 4। प्राकृतिक संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। किसी भी नंबर को आप अगर जोड़ेंगे ए से मतलब 1 से लेकर जहां तक काउंट कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या ही आएगी। अच्छा अब बात करते हैं ए माइनस बी क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? होगी। तो कैसे होगी देखते हैं। ए की वैल्यू आप कोई भी रख दीजिए, 4 5 6 7 8 1 2 3, और बी की भी वैल्यू कोई रख दीजिए। संख्या आपकी अगर प्राकृतिक आ रही है सभी वैल्यू रखने पर तो प्राकृतिक संख्या होगी, और अगर नहीं आ रही है तो नहीं होगी। हमने रख दिया 1 - 3, हमारा आंसर आ गया -2। क्या -2 एक प्राकृतिक संख्या है? हमने पढ़ा रखा है नहीं, -2 एक ऋण पूर्णांक है और -2 प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तो हमेशा a - b बराबर 2 प्राकृतिक संख्या हो ऐसा संभव नहीं है। a - b एक प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं हो सकती है, लेकिन a + b एक प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर हमेशा होगा। अब बात करते हैं a/b क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो जैसे ही हम a/b कर लेते हैं, मान लीजिए a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, b की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? रेशनल नंबर। और इस तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब बात करते हैं a की पावर b क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो a का मान रखते हैं और b का मान रखते हैं, क्या आएगा? एक ही आएगा, एक प्राकृतिक संख्या है। इसके जगह पे वैल्यू हम दूसरा रख लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 5, b बराबर ले लेते हैं 2। इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं, a की वैल्यू हम रख रहे हैं 5, b की वैल्यू 2। 5 स्क्वायर 5² = 25। क्या 25 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ है। आइए अब देखते हैं a और b यदि कोई पूर्णांक है। पूर्णांक आपने पढ़ रखा है ना, क्या होता है पूर्णांक? इंटीजर्स। तो अब a और b कोई पूर्णांक, पूर्णांक मतलब माइनस में भी नंबर, प्लस में भी नंबर और जीरो भी। अगली बात समझ में? हाँ। तो अब देखिए a और b कोई पूर्णांक है। आप पूर्णांक में से कोई भी ले लीजिए, a की वैल्यू -3 ले लीजिए, या प्लस का कोई वैल्यू ले लीजिए, या माइनस का कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अब b की वैल्यू मान लेते हैं हम प्लस में ले रहे हैं 5, ठीक है। अब इधर देखिए, a की वैल्यू मैंने -3 रख दी और b की वैल्यू 5 रख दी। आंसर कितना है? 2।
पॉजिटिव का आए या निगेटिव का आए या जीरो आए, क्या रहेगा? इंटीजर्स तो रहेगा ही, पूर्णांक रहेगा। तो a प्लस बी ऑलवेज गिव्स अ इंटीजर्स। a प्लस बी एक पूर्णांक हमेशा देगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं a माइनस बी की। a माइनस बी देख लेते हैं। सभी जितने भी इंटीजर्स हैं, ये नहीं कि a बराबर 3 -3 और b बराबर 5 इन्हीं पे ये फॉलो होगा, सभी इंटीजर्स पे फॉलो होना चाहिए। अगर सभी इंटीजर्स पे फॉलो होता है तो तभी होगा a प्लस बी बराबर एक पूर्णांक। तो ये जो हम एक नंबर फॉलो करके दिखा रहे हैं ना आपको, ऐसा नहीं कि केवल इसी पे होगा, इसी वैल्यू पे। जितने भी पूर्णांक हैं, कोई भी आप इनफाइनाइट तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वहां तक में कोई भी नंबर ले लीजिए, तो a प्लस बी हमेशा एक, अगर पूर्णांक है a प्लस बी, तो a की वैल्यू पूर्णांक में है, b की वैल्यू पूर्णांक में, तो a प्लस बी का वैल्यू भी हमेशा पूर्णांक में ही आएगा। इसका मतलब ये है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे b की वैल्यू 5 ले लेते हैं, -8 आ गया, पूर्णांक है और ये हमेशा रहेगा भी, ये हमेशा रहेगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे -3 इंटू 5 15, माइनस में भी पूर्णांक होते ही हैं, तो ये भी हमेशा पूर्णांक ही रहेगा। तो यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, ये क्या देगा? एक पूर्णांक है और पूर्णांक ही देगा। अब बात करते हैं a अपान बी की। अब a अपान बी में हम a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5, क्या बन गया ये? अब ये पूर्णांक नहीं रह गया, और जब ये पूर्णांक नहीं रह गया, रेशनल नंबर बन गया, तो क्या है? ये a अपान बी हमेशा पूर्णांक नहीं होगा। अब ऐसी बात नहीं कि कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। आप a की वैल्यू 8 रख लीजिए और b की वैल्यू 2 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। ये एक पूर्णांक बन जाएगा, इसको हम कह सकते हैं पूर्णांक। लेकिन इस तरह की वैल्यू, तो ये मतलब इसका ये मतलब हो गया कि a माइनस बी इज नॉट ऑलवेज अ इंटीजर्स। a अपान बी हमेशा एक पूर्णांक नहीं होगा। अब a के पावर b की बात करते हैं। क्या a के पावर b हमेशा एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा? अच्छा, a की पावर b की बात करते हैं। तो a की मतलब मान लेते हैं ये -3 है और इसकी पावर हम 5 ले रहे हैं, तो जो भी आएगा आंसर, यहाँ पे b की वैल्यू कोई छोटा ले लेते हैं 2, तो इसका आंसर आएगा 9। क्या है ये? इंटीजर है, पूर्णांक है? हाँ है। तो क्या हमेशा होगा या नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। अच्छा, a की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। क्या इंटीजर्स में 0 आता है? हाँ आता है। तो a की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं और b की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, ठीक है, b की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं। और जानते हो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो क्या हमने आपको ये पढ़ाया है कि पूर्णांक में कोई भी ऐसा नंबर आता है जो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट होता है? मैंने कहा था इनफाइनाइट तक जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट इज नॉट अ इंटीजर्स, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये 0 के ऊपर 0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए जब भी एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के ऊपर पावर बनता है, तो यह हमेशा हमेशा नहीं एक पूर्णांक हो सकता, हमेशा एक पूर्णांक नहीं हो सकता। हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं हमेशा के लिए बात कर रहे हैं, ऑलवेज के लिए बात कर रहे हैं, इस बात को खास ध्यान रखना। ये बात करते हैं a और b अगर एक परिमेय संख्या है तो क्या a प्लस b एक परिमेय संख्या होगी? हमेशा a एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है, और तो क्या a और b इन दोनों को जोड़ने पर क्या एक परिमेय संख्या ही आएगी? परिमेय संख्या आपने सीख रखा होगा, वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, 0
और इधर पूरा माइनस की संख्या है और उधर पूरा प्लस की संख्या है, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी, हम a की वैल्यू 2/3 ले लिए, b की वैल्यू 4/3 ले लिए, इनको जोड़ेंगे, एक हमें क्या आएगा। देखिए जब जोड़ते हैं इस तरह से तो जब हर समान होता है, ठीक है, हर समान होता है तो हर को डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं और अंश को डायरेक्ट ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं। 2 + 4, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। और जब इस तरह से हर समान होता है तो क्या करते हैं हम, नीचे वाले को 2 में से मतलब एक ही उतार लेते हैं सेम होने की वजह से, और ऊपर का सेम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। घटाने में भी ये किया जाता है, तो ये एक क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। हमेशा कोई भी नंबर लेकर आप जोड़ेंगे, 0 से लेकर इनफाइनाइट जहां तक आप काउंट कर सकते हैं माइनस में, जहां तक काउंट कर सकते हैं प्लस में, एक हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं a-b। क्या a-b हमेशा एक परिमेय संख्या आएगी? हम a की वैल्यू मान लो ले लेते हैं 4/5, b की वैल्यू ले लेते हैं 2/3। देखिए अब जोड़ने घटाने के लिए जब हर समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में सिंपल करने का तरीका बताते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। 5 3 15, 5 3 15, इसका गुणा इसमें करा के लिखते हैं, तो 3 चौके 3 4 12, और इसका गुणा इसमें करा के लिख देते हैं, और बीच में जो साइन है, साइन माइनस का है, 5 दूनी 10, इस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो उसके लिए प्लस यहां कर लेते। इन दोनों का गुणा करा के लिख दिए, 4 3 12 लिख दिए, 5 दूनी 10 लिख दिए, जो बीच में साइन था वो लगा दिए। इस तरह से जोड़ घटाने के लिए जो भी परिमेय संख्या होती है इनका जोड़ घटाव करने के लिए ये रूल फॉलो करते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, 2/15। तो a प्लस बी हम एक परिमेय संख्या, a और b एक परिमेय संख्या है तो a प्लस बी हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। a माइनस बी एक परिमेय संख्या है तो a मतलब a भी एक परिमेय संख्या है तो a माइनस बी भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। अब बात करते हैं a और b एक कोई परिमेय संख्या है तो क्या a गुणे b परिमेय संख्या होगी? हाँ, ये भी हमेशा होगा। अगर a एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है तो a गुणे b हमेशा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं a बराबर 2/3 और b बराबर 4/3। जब भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 4 2 8, 4 दूनी 8, 3 3 9, इस तरह से हो जाता है। तो कोई भी परिमेय संख्या, अगर दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। अब देखते हैं क्या दो परिमेय संख्याओं को अपान में लिखने पर एक परिमेय संख्या हमेशा प्राप्त होती है? तो हमेशा नहीं प्राप्त होती। परिमेय संख्या में 0 भी शामिल है, माइनस वाली सारी संख्याएं शामिल हैं, प्लस वाली सारी संख्याएं शामिल हैं, और जो मतलब इन सभी को तो अपान में लिखा जा सकता है तो ये परिमेय संख्या है। तो अब इस संख्या को हम तो 0/0 अगर हम लिख देते हैं तो क्या ये क्या हो जाएगा, 0/0 ये हो जाता है इनफाइनाइट, और ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी संख्याएं बन जाती हैं। 2/2 एक परिमेय संख्या है, 2/5 एक परिमेय संख्या है। तो और दो परिमेय संख्या, अब इसी 2/5 और इसको मान लीजिए 6/7 कर लीजिए। तो इस तरह से जो होता है, इस तरह के फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/5 इसका गुणा इसमें हो जाता है और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 7 और 5 × 6 हो जाएगा 14/30। तो इस तरह से जब दो मतलब हमेशा दो परिमेय संख्याओं को अगर अपान में लिखेंगे तो जरूरी नहीं हमेशा एक परिमेय संख्या है। तो ये
ए अपान बी हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ए की पावर बी देख लेते हैं। ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 और बी की वैल्यू मान लेते हैं 1/2 या 2/1 मान लेते हैं ए की वैल्यू। कुछ भी मान सकते हैं, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रूव करते हैं कि ए की पावर बी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ए की पावर मैंने 2 लिख दिया, 2/1, और बी की मतलब बी का वैल्यू लिख दिया 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा √2। तो क्या √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं है। तो a की पावर b, अगर a एक परिमेय संख्या और b एक परिमेय संख्या है और a की पावर b लिखते हैं तो हमेशा नहीं होगा एक परिमेय संख्या a की पावर b। तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। अब देखिए नेक्स्ट, a और b कोई दो वास्तविक संख्या है तो क्या a प्लस b, a माइनस b, a गुणे b, a अपान b, a की पावर b एक वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी? तो अगर a और b एक वास्तविक संख्या क्या होती है? कहीं भूल तो नहीं गए? मैंने क्या बताया था? जिस संख्या का वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो a प्लस b हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी। आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी नंबर, रियल वास्तविक नंबर का कोई भी नंबर रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी भी हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी अगर a और b एक वास्तविक संख्या है। a गुणे b भी एक वास्तविक संख्या होगी अगर a और b एक वास्तविक संख्या है। लेकिन a अपान b वास्तविक संख्या नहीं होगी। कैसे? 0/0 कर देते हैं, ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो क्या a और b एक वास्तविक संख्या है? a अपान b नहीं, तो ये नहीं होगा। a की पावर b ये भी एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? सम्मिश्र संख्याएं कौन सी संख्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों का मिश्रण हो। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? अभी वास्तविक संख्या मैंने बताया, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या ना प्राप्त हो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। और इन दोनों का अगर मिश्रण हो 5 माइनस, इन दोनों का अगर मिश्रण हो तो इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इसके आगे बात करेंगे।